महागठबंधन के नेताओं के बीच होड़ मची है। होड़ मची है कि बयानबाजी में अव्वल कौन आएगा। पहले शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया तो जेडीयू नेता गुलाम रसूल ने शहर को करबला बना देने की बात कह डाली। अब मंत्री आलोक मेहता ने राजनीति चमकाने के लिए सवर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण को लेकर विवादित बयान दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। बिहार में मानो नेताओं ने कसम खा रखी हो कि कुछ भी हो जाए हम विवादित बयान देते रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम सरकार का भद्द पिटवाते रहेंगे, बयान देते रहेंगे। यूं लगता है मानो विवादित बयान देने की रस्म अदायगी हो। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर बयान दिया तो जेडीयू के नेता गुलाम रसूल ने शहरों को करबला बना देने की बात कही। फिर भला बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता कैसे पीछे रहते। माननीय आगे आए और बयानों के तीर तरकश से बाहर निकाला और देश का माहौल खराब करने वाला जहरीला बयान दे डाला। हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है और खुद क्या कर रहे हैं। मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने 10% आरक्षण पाने वालों को अंग्रेजों का दलाल बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये लोग अंग्रेजों के जमाने में मंदिरों में घंटी बजाते थे। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले, आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। बिल्कुल सही कहा मंत्री जी आपने। अंग्रेज तो 1947 में ही चले गए, लेकिन छोड़ गए आपके भीतर अंग्रेजियत की मानसिकता। बिल्कुल सही कहा। आपने ही लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ अकेले लड़ाई, आपने ही तो उठाया था डंडा और आपने ही किए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तमाम आंदोलन, आपने ही लगाए थे लाल सलाम के नारे। इस देश के नागरिकों को अंग्रेजों का दलाल बताने वाले कौन होते हैं आप। इस मुल्क में सभी को सम्मान देने का रिवाज रहा है मंत्री जी, लेकिन आपने तो राजनीति चमकाने के आगे वो रिवाज भी तोड़ दिया। समाज वोट के खातिर जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं वो ऐसा ही काम करते रहेंगे। और देश की जनता और बिहार की जनता, मैं कई बार कह चुका हूँ, इन लोगों में किसी में हिम्मत है। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ है, भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ है, उसी कुरान भी मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। लेकिन किसी को कुरान पर टिप्पणी करने की हिम्मत है, सर तन से जुदा हो जाएगा। और हिंदुओं को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना फैशन हो गया है। सुना था कि सत्ता आदमी को आदमी नहीं रहने देती, वो छीन लेती है इंसान होने की पहली प्राथमिकता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बयानों का मतलब क्या है। बयान देने की पहली शर्त ही यही है कि हो न हो राजनीति चमकनी चाहिए। इस बयानबाजी के बाद आलोक मेहता की सफाई भी आई, जरा उसे भी सुनिए। हमने एक बात कही कि मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था जोगी जी को, क्योंकि वो एक मठ के महंत थे, तो वो जाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए। और जो जनता, जो अवाम, जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं जिनको सत्ता संभालना चाहिए था, उनको मंदिर में घंटी बजाने के लिए भेजना चाह रहे हैं। सत्ता के हस्तांतरण का यह अनोखा प्रयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में 130वां संशोधन किया था। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मुहर लगा चुका है। लेकिन आप ठहरे नित नियंता, आरोप प्रत्यारोप करके, बयानबाजियां करके या बहस करके
मूल मुद्दे को तो मोड़ ही सकते हैं, क्यों नहीं मोड़ सकते? बिहार की राजनीति में इन दिनों महागठबंधन के अंदर विवादित बयानबाजी में अव्वल लाने की होड़ मची हुई है। सवाल अब सीएम नीतीश पर भी उठने लगे हैं कि अपने बिगड़ैल मंत्रियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने में वो खुद क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बयानबाजी का अगर कोई राज्य होता तो महागठबंधन के नेताओं का ये बयान उसकी राजधानी होती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। नेता राजनीति चमकाने में जुटे हैं। अब कांग्रेस भी एमपी में हिंदुत्व कार्ड खेलती नजर आ रही है। कभी मुसलमानों के वोटों की वकालत करने वाले कमलनाथ अब मंदिर मंदिर फिरते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनावी साल में एसपी में कमाल की सियासत देखने को मिल सकती है। पहले मुस्लिम वोट का लालच। आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हिंदुत्व की वकालत। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है। हिंदुत्व के नाम पर चढ़ता सियासत का रंग दिन प्रतिदिन गाढ़ा और चटक होता जा रहा है। सेक्युलरिज्म का ताल ठोकने वाली कांग्रेस पर अब भगवा रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। कभी मुस्लिम वोट की वकालत करने वाले कमलनाथ अब नर्मदा में पूजा करते दिख रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, गौ पूजन किया और इसी के साथ धार्मिक अभियान की शुरुआत हुई। नर्मदा मैया के पूजन में मैं आया था। ये मेरी अंदरूनी भावनाएं हैं। मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता। अगर मैंने छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया, ये अपनी भावनाओं से बनाया, इसकी मैंने पब्लिसिटी नहीं करी। चुनाव आते ही कमलनाथ पर धर्म का रंग चढ़ता दिख रहा है। कमलनाथ ने पंचकुंडात्मक महारुद्र यज्ञ का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नादिया घाट में 21 फीट ऊंचे नदीश्वर शिवलिंग का भूमि पूजन और हवन किया। इसके बाद कमलनाथ कलश यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं लिया धर्म का। हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम अपनी धार्मिक भावनाएं मंच पर नहीं लाते, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है। कमलनाथ का दावा है कि सिर्फ बीजेपी ही धर्म की ठेकेदार नहीं है। कमलनाथ साफ कह रहे हैं कि मुद्दा चुनाव का है, मकसद जीत का है और इसके लिए अगर मंदिर मंदिर जाना पड़े तो इसमें उन्हें गुरेज नहीं है। ये उनकी कुंठा बोल रही है। मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय कर दीजिए। कांग्रेस के हिंदू कार्ड पर बीजेपी ने हमला बोला। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को कुंठित और बुजुर्ग नेता बता दिया। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन आपको कमलनाथ का 4 साल पुराना बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें मुस्लिम बूथ पर वोट पड़ने की वकालत कर रहे हैं। पोस्टमार्टम पिछले चुनाव का करना बहुत जरूरी है। आप कहें हम करा देंगे 80-90%। आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूं। धर्म की राजनीति करने वाले कमलनाथ ने आज ये भी कहा कि मैंने सबसे बड़े हनुमान मंदिर का निर्माण भी कराया है, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया। बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है। बहरहाल मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनावी समर में पार्टियां अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए सभी दांव पैतरे आजमा रही है। कमलनाथ तो ठहरे राजनीति के पुराने खिलाड़ी, जो राजनीति के दांव अच्छे से समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में रहना है तो राम राम कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब खिलाड़ियों और कुश्ती संघ के बीच चल रही घमासान की करते हैं। इस पूरी घमासान में नित नए रोज नए आयाम लेता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा मामला। इस दंगल में फैसला हो उससे पहले रद्द का खेल चल रहा है। अयोध्या में कुश्ती महासंघ की सालाना बैठक होनी थी, रद्द हो गई। गोंडा में रैंकिंग प्रतियोगिता में योग्यता दिखाने से पहले ही खिलाड़ियों को मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा। अब चुनौती कुश्ती महासंघ के बेदाग होने की है। कुश्ती महासंघ के खिलाफ आरोपों को लेकर चल रहे विवाद को लेकर खींचतान के बीच खेल मंत्रालय की तरफ से पहली बड़ी कार्रवाई। जांच के फैसले और कमेटी के गठन के बाद बीते शनिवार कार्रवाई की गाज कुश्ती महासंघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर पर गिरी। खेल मंत्रालय ने विनोद तोमर को निलंबित कर दिया। मंत्रालय ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया। विनोद तोमर पर अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। रेसलिंग कमेटी भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ जो भी आरोप लगे उसको सरकार ने बड़े धैर्य के साथ सभी पहलवानों को सुना, प्लेयर्स को सुना और बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हुए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है और तुरंत प्रभाव से जो टूर्नामेंट हो रहा था उसको भी रोका गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर उनको भी निष्कासित किया गया है। इसके साथ ही गोंडा में चल रहे रैंकिंग टूर्नामेंट को रद्द किए जाने का आदेश दिया गया। मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी में लिखा गया है कि सभी प्रतिभागियों की एंट्री फीस को वापस कर दिया जाए। हम तो नेशनल खेलना आए थे यहाँ रैंकिंग कर सीनियर, ठीक है ना। अब यहाँ देखा क्या कि कल रात में बताया था कैंसिल हो गया। हम आए थे कंपटीशन में आए थे, अब अपने सेंटर पे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और क्या। जो आपने फीस दिया था फीस वापस हुई आपकी? फीस वापस हो जाएगी, फेडरेशन बोल रहे हैं। अब जा रहे हैं, हमारा फ्री में था कल 92 kg में, मेडल भी पड़ा ब्राउंज और पता चला रद्द हो गया, इसकी वजह से हम जा रहे हैं घर पे। कुश्ती महासंघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर का एक दिन पहले ही बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में बयान आया था। विनोद तोमर ने कहा था कुश्ती फेडरेशन और बृजभूषण शरण पर लगे आरोप निराधार हैं। विनोद तोमर की तरफ से यह भी कहा गया बृजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को कुछ दिन के लिए रेसलिंग संघ से अलग रखा है। विनोद तोमर ने बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर भी हैरानी जताई। विनोद तोमर के बयान से पहले जांच कमेटी के गठन का ऐलान किया जा चुका था। खेल मंत्रालय और खिलाड़ियों के बीच हुई बैठक के बाद फैसला किया जा चुका था कि बृजभूषण सिंह अब अध्यक्ष की हैसियत से कोई काम नहीं करेंगे। कुश्ती महासंघ के खिलाफ आरोपों को लेकर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें बॉक्सर मैरी कॉम और पहलवान योगेश्वर दत्त शामिल हैं। उधर कुश्ती महासंघ की सालाना बैठक आज अयोध्या में होनी थी। तैयारियां पूरी थी। अयोध्या के होटल रॉयल हेरिटेज के दरवाजे फूलों से सज चुके थे। बैठक के लिए कुर्सियां तैयार थी। कुश्ती महासंघ की सालाना बैठक में 28 राज्यों के प्रतिनिधि, रेलवे और सर्विसेज के एक प्रतिनिधि, कुल 58 लोग हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन अचानक ही सारे इंतजाम समेटने की कवायद शुरू हो गई और खबर आई कि बैठक रद्द हो चुकी है। बताया गया कि रिपोर्ट के आने तक बैठक नहीं हो सकती, क्योंकि खेल मंत्रालय ने 4 हफ्तों के लिए कुश्ती महासंघ की तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पहले बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में थे। यहां नेशनल रेसिंग एकेडमी में हो रही ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसिंग टूर्नामेंट देखने आए थे। कमेटी के गठन और जांच का भरोसा मिलने के बाद खिलाड़ियों का धरना तो खत्म हो गया है, लेकिन कुश्ती महासंघ के इन आरोपों से बेदाग निकलने की चुनौती अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिल्कुल, कुश्ती महासंघ को लेकर दंगल भले ही थम गया हो, लेकिन ये छोटा सा ब्रेक है। पिक्चर अभी बाकी है, छोटा सा ब्रेक।